रेनेगेड इमॉर्टल नोवेल के ऑथर जैन के एक और दमदार नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। इस नोवेल का नाम है परस्यूट ऑफ द ट्रुथ और इसके हीरो का नाम सू मिंग है। चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार पहाड़ी इलाके से, जहां पर 5 बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं जो आसमान के बादल तक छू रहे हैं। इन्हीं 5 चोटियों में से एक पर हमारा हीरो सू मिंग बैठा हुआ है। देखने में वो काफी कमजोर लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो एक पुराने स्क्रोल को पढ़ रहा है जिसमें बर्सर्कर्स की तारीफें लिखी हैं कि कैसे वो उड़ सकते हैं और पहाड़ हिला सकते हैं। सू मिंग खुद से बात करते हुए कहता है कि उसके पास बर्सर्कर बॉडी नहीं है, इसलिए वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो सिर्फ एक मामूली हीलर या हब तोड़ने वाला बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं और हवा में नमी बढ़ जाती है, बिल्कुल किसी तूफान की तरह। आम लोग इसे देखकर डर जाते, लेकिन सू मिंग की आंखें चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है कि एल्डर की भविष्यवाणी सच होने वाली है। आज उसे वो चीज मिलने वाली है जिसका उसे कब से इंतजार था। वो तुरंत अपना सामान पैक करता है और एक बंदर की फुर्ती के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर सू मिंग की स्पीड देखकर पता चलता है कि भले ही वो कल्टिवेटर नहीं है, लेकिन फिजिकली वो किसी से कम नहीं है। तूफान अब अपने पीक पर था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद पहाड़ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हों। सू मिंग पहाड़ की एक अजीब सी चट्टान के पास पहुंचता है जो किसी विशाल सांप के फन जैसी दिख रही थी। उसके नीचे एक और पत्थर था जो एक नुकीले दांत जैसा हवा में लटका हुआ था। सू मिंग रस्सियों का इस्तेमाल करके खतरनाक तरीके से उस लटकते हुए पत्थर के पास पहुंचता है। बारिश इतनी तेज थी कि कोई नॉर्मल इंसान वहां खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन सू मिंग वहां चिपका रहता है, बिल्कुल एक छिपकली की तरह, और अपनी नजरें उस चट्टान पर गड़ाए रखता है। काफी इंतजार के बाद बारिश के पानी से धुलकर उस चट्टान से एक काला लिक्विड टपकना शुरू होता है, लेकिन सू मिंग अभी भी हिलता नहीं है। वो इंतजार करता है उस काले लिक्विड के गोल्डन रंग में बदलने का, और जैसे ही वो लिक्विड गोल्ड कलर का होता है, जिसे डार्क ड्रैगन सलाइवा कहते हैं, सू मिंग एक्शन में आ जाता है। वो रस्सी के सहारे झूलता है और हवा में ही अपनी बोतल में उस कीमती लिक्विड को भर लेता है। ये सीन बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्टंट जैसा था, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही उसने वो लिक्विड कलेक्ट किया, चट्टान के छेदों से खूंखार सेंटिपीड्स, डार्क ड्रैगन्स बाहर निकल आए। ये कीड़े आम नहीं थे। इनका साइज इंसानी हाथ जितना बड़ा था और वो सीधे सू मिंग पर झपटते हैं। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। ऊपर जानलेवा कीड़े और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। सू मिंग बिना सोचे अपनी रस्सी छोड़ देता है और सीधा नीचे गिरने लगता है। ऐसा लगा कि अब तो भाई का काम तमाम है, लेकिन तभी एक लाल परछाई कहीं से आती है और हवा में ही सू मिंग को कैच कर लेती है। ये लाल परछाई और कोई नहीं बल्कि सू मिंग का दोस्त लाल बंदर शियाओ होम था। ये दोनों हवा में गिरते हुए रस्सियों की मदद से एक सेफ जगह पर लैंड करते हैं। वो कीड़े, जो असल में डार्क ड्रैगन्स के बच्चे थे, उनका पीछा करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो पहाड़ से नीचे नहीं आते। जान बचने के बाद सू मिंग राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर शियाओ होम के हाथ पर पड़ती है। बंदर ने अपने हाथ में एक अजीब सा काला पत्थर छुपा रखा था। शियाओ होम बड़ा चालाक था। वो उस पत्थर को देने के बदले में डार्क ड्रैगन सलाइवा की डिमांड करता है। सू मिंग हंसते हुए उसे थोड़ा सा लिक्विड दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पत्थर बस एक मामूली चीज है। बंदर खुशी खुशी वो लिक्विड पी लेता है और पत्थर सू मिंग को देकर जंगल में भाग जाता है। सू मिंग उस काले पत्थर को देखता है। देखने में वो पत्थर बिल्कुल मामूली लगता है, जैसे सड़क पर पड़ा कोई भी ईंट पत्थर हो, बस उसमें एक छोटा सा छेद है जिसे धागे में पिरोया जा सके। लेकिन सू मिंग नोटिस करता है कि उस पत्थर से एक अजीब सी गर्माहट निकल रही है जो उसे बहुत कंफर्टेबल फील कराती है। वो सोचता है शायद ये कोई फायर एलिमेंट का पत्थर है जो सर्दी में हीटर का काम करेगा, और उसे अपने गले में पहन लेता है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर पहनकर भागने लगता है, वो पत्थर एक पल के लिए चमकता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। सू मिंग भागते हुए अपने कबीले यानी डार्क माउंटेन ट्राइब पहुंचता है। ये बस्ती लकड़ी की बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई है और अंदर का माहौल काफी वाइल्ड है। गेट पर खड़े गार्ड्स उसे देखते ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये गार्ड्स काफी खूंखार दिखते हैं, गले में हड्डियों की माला और कानों में बोन इयररिंग्स पहने हुए। वो सू मिंग को लासू बुलाते हैं, जो कि उन बच्चों के लिए एक कोड वर्ड है जो अभी तक बर्सर्कर नहीं बन पाए हैं। एक गार्ड हंसते हुए पूछता है, इतनी रात को कहाँ थे? फिर से डार्क ड्रैगन सलाइवा चोरी करने गए थे क्या? सू मिंग गर्व से अपनी टोकरी ठोकता है और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। भले ही उसके पास पावर्स नहीं है, लेकिन उसकी फुर्ती देखकर गार्ड्स भी मानते हैं कि बंदा जिगर वाला है। कबीले के अंदर का सीन एकदम फेस्टिव है।
बीच में एक ह्यूज बॉनफायर जल रही है, लोग मीट रोस्ट कर रहे हैं और नाच गाना चल रहा है। लेकिन कबीले की लड़कियां उसे देखकर इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि उनकी नजर में एक बिना पावर वाला हैंडसम लड़का किसी काम का नहीं है। उन्हें तो हैवी मसल्स वाले बर्सर्कर्स पसंद है। सू मिंग भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है और एक भुना हुआ मीट का टुकड़ा उठाकर खाने लगता है। उसकी नजर बीच में बैठे एल्डर पर पड़ती है। एल्डर दिखने में तो बूढ़े और कमजोर है, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो कबीले के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन है। एल्डर के पास ट्राइब लीडर बैठा है, जिसके चेहरे पर एक अधूरा बर्सर्कर मार्क है और गले में 9 बड़े दांत लटके हैं। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। वो बताता है कि कैसे सदियों पहले डार्क माउंटेन ट्राइब बहुत महान हुआ करता था, लेकिन अब वो टुकड़ों में बन गया है। एल्डर अफसोस जताते हैं कि वो खुद ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म के 9th लेवल पर अटक गए हैं और ट्रांसेंड नहीं कर पा रहे। बेसिकली सीन ये है कि कबीला कमजोर पड़ रहा है और उन्हें एक नए हीरो की सख्त जरूरत है। एल्डर इशारों में सू मिंग को अपने टेंट में बुलाते हैं। सू मिंग एल्डर को अपना कलेक्ट किया हुआ डार्क ड्रैगन सलाइवा देता है। यहां हमें पता चलता है कि एल्डर ही वो इंसान है जिन्होंने सू मिंग को पाला है। एल्डर वो कीमती लिक्विड वापस सू मिंग को दे देते हैं और कहते हैं, ये मेरे काम का नहीं है, तू इसे पी ले ताकि तेरी बॉडी स्ट्रांग बने। और फिर एल्डर एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं जिससे सू मिंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, सू मिंग, 3 दिन बाद बर्सर्कर अवेकनिंग की रस्म है। तुम 16 साल के होने वाले हो। तुम्हें गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की पूजा करनी होगी। सू मिंग अपने टेंट में वापस आता है, लेकिन उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका है। इस दुनिया में एक नियम है, हर बच्चे को बर्सर्कर बनने के 2 मौके मिलते हैं, एक 7 साल की उम्र में और दूसरा 16 साल की उम्र में। सू मिंग को याद आता है कि कैसे 7 साल की उम्र में वो फेल हो गया था और उसे लासू का टैग मिला था। अब 16 साल की उम्र में यह उसका दूसरा और आखिरी मौका है। अगर इस बार वो स्टैचू के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया तो वो पूरी जिंदगी एक मामूली इंसान बनकर रह जाएगा। एक तरफ वो बर्सर्कर बनने के सपने देखता है और दूसरी तरफ फेल होने का डर उसे अंदर से खाए जा रहा है। सू मिंग अपने बिस्तर पर लेटा अंधेरे को घूर रहा है। एल्डर की बातें उसके दिमाग में गूंज रही हैं। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगता है। तारे चमक रहे हैं, लेकिन सू मिंग का दिल डूबा जा रहा है। वो सोचता है, कबीले के लोग मुझे अपना मानते तो हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। शायद इसीलिए 7 साल की उम्र में मैं फेल हो गया था। अगर इस बार भी मेरे पास बर्सर्कर बॉडी नहीं निकली तो मैं कभी वो दुनिया नहीं देख पाऊंगा जो उस बीस्ट स्किन स्क्रॉल में लिखी है, जहां बर्सर्कर्स हवा में उड़ते हैं और पहाड़ हिला देते हैं। जब वो आसमान को देख रहा होता है, उसके गले में लटका वो काला पत्थर फिर से चमकता है, लेकिन सू मिंग का ध्यान उस पर नहीं जाता। उसे अभी भी लग रहा है कि वो पत्थर सिर्फ एक हीटर का काम करता है। अगली सुबह यानी दी अवेकनिंग डे आ जाता है। पूरा डार्क माउंटेन ट्राइब ढोलन गाड़ों की आवाज से गूंज रहा है। ये दिन कबीले के 16 साल के बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिन है। 30 के करीब बच्चे तैयार खड़े हैं। सब हट्टे कट्टे और ताकतवर हैं। लड़कियां भी लड़कों जितनी ही स्ट्रॉन्ग है और उनके बीच में खड़ा है हमारा सू मिंग, दुबला पतला, साफ सुथरा और हैंडसम। वो इस भीड़ में बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। तभी सू मिंग के पास उसका दोस्त ले चेन आता है। ले चेन सू मिंग की उम्र का ही है, लेकिन साइज में उससे दुगना है। वो एक हंसी मजाक वाला लड़का है। सू मिंग उसे बताता है कि वो उसके लिए डार्क ड्रैगन सलाइवा लाया है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। एल्डर वहां आते हैं। उनके हाथ में एक हड्डियों से बनी छड़ी है। उनके आते ही सन्नाटा छा जाता है। एल्डर आर्डर देते हैं, सैक्रिफाइस शुरू करो। 49 जंगली जानवरों को रस्सियों से बांधकर लाया जाता है। वो जानवर चीख रहे हैं, लेकिन कबीले के मर्द बिना किसी दया के एक ही झटके में उन सबके गले काट देते हैं। खून के फव्वारे छूटते हैं और पूरा मैदान लाल हो जाता है। सू मिंग का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन उसका दोस्त ले चेन खून देखकर एक्साइटेड है। एल्डर बच्चों से कहते हैं, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन तुम बदकिस्मत भी हो क्योंकि तुमने कभी दुश्मन का खून नहीं पिया। इसके बाद एल्डर अपनी ताकत दिखाते हैं। वो अपना हाथ उठाते हैं और अचानक एक तेज आंधी चलने लगती है। उनके चेहरे पर बर्सर्कर मार्क्स उभरने लगते हैं, जो एक जिंदा अजगर पाइथन की शक्ल ले लेते हैं। वो अजगर हवा में दहाड़ता है। यह देखकर सब डर से पीछे हट जाते हैं। सू मिंग हैरान रह जाता है। वो सोचता है, एल्डर सिर्फ ब्लड सॉलिडिफिकेशन के 9th लेवल पर है और इतने ताकतवर है, तो जो लोग ट्रांसेंडेंस या बोन सैक्रिफाइस रियल्म पर होंगे वो क्या तबाही मचाते होंगे। तभी एल्डर,
जानवरों के फैले हुए खून और मांस को हवा में उड़ाते हैं। वो सारा खून एक जगह इकट्ठा होकर एक भयानक काली मूर्ति का रूप ले लेता है, द स्टैचू ऑफ द गॉड ऑफ बर्सर्कर्स। ये मूर्ति आधी इंसान और आधी जानवर जैसी है, जिसके हाथ में ड्रैगन और भाला है। मूर्ति से इतना भयानक प्रेशर निकलता है कि सू मिंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है उसका सीना फट जाएगा। लेकिन तभी उसके गले का वो पत्थर फिर से गर्म होता है और उस प्रेशर को गायब कर देता है। सू मिंग को अजीब लगता है, पर वो ज्यादा सोच नहीं पाता क्योंकि टेस्ट शुरू हो चुका है। एक एक करके बच्चे मूर्ति के पास जाते हैं, गायब होते हैं और फिर निराश होकर वापस लौट आते हैं। ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं। तभी एक लड़की डब्ल्यूला मूर्ति में जाती है और मूर्ति 9 बार लाल रंग में चमकती है। इसके पास बर्सर्कर बॉडी है। सब चिल्लाते हैं। एल्डर खुश होकर उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब बारी आती है सू मिंग की। पूरा कबीला उसे देख रहा है। सू मिंग डरते डरते मूर्ति के पास जाता है। वो आंखें बंद करता है और एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सिर्फ अंधेरा है और वो मूर्ति हवा में तैर रही है। सू मिंग पूरी श्रद्धा के साथ मूर्ति के सामने झुकता है। एक पल बीतता है, फिर दूसरा। कुछ नहीं होता। कोई लाल रोशनी नहीं चमकती। सू मिंग का दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कहानी खत्म। उसके पास बर्सर्कर बॉडी नहीं है। वो हमेशा के लिए एक लासू बनकर रह जाएगा। हताश होकर वो अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है और मुड़कर वापस जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उसके गले में लटका वो मामूली सा दिखने वाला पत्थर अचानक एक तेज रोशनी छोड़ता है। सू मिंग ठिठक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में हैरानी है, जबकि बाहर डार्क माउंटेन ट्राइब के सारे लोग, बच्चे बूढ़े, सब उस बड़े से स्टैचू के सामने खड़े होकर रस्म देख रहे थे। तभी अचानक बूम, हवा में तैरता हुआ वो विशाल स्टैचू जोर से कांपने लगा और एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरने की आवाज भी आ जाए। एल्डर की आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने स्टैचू को नहीं देखा। उनकी नजरें सीधे आसमान पर जम गई और जैसे ही बाकी लोगों ने भी ऊपर देखा, उनके होश उड़ गए। आसमान में काला धुआं पागलों की तरह इकट्ठा हो रहा था। देखते ही देखते डार्क माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा बवंडर बन गया। ये कोई आम तूफान नहीं था। इसके अंदर बिजली कड़क रही थी और गड़गड़ाहट ऐसी थी मानो आसमान फट रहा हो। एक बंदा चिल्लाया, क्या हमारे बर्सर्कर एंसेस्टर्स वापस आ गए? और बस पूरी ट्राइब घुटनों पर बैठ गई। सब डर और इज्जत में सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। सिर्फ एल्डर और कुछ ट्राइब लीडर्स खड़े रहे। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, यह कोई नॉर्मल चीज नहीं है, कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। और सीन यही खत्म नहीं हुआ। डार्क माउंटेन के दूसरी तरफ ब्लैक माउंटेन ट्राइब के लोग भी सुन्न खड़े थे। उनके सामने हवा में एक 100 फुट का बर्सर्कर गॉड का स्टैचू प्रकट हुआ, जो इंसान जैसा नहीं बल्कि एक काली छिपकली जैसा था। उस स्टैचू के नीचे एक काला कपड़ा पहने हुए बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। बेसिकली पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तूफान आया कहां से। यहां तक कि डार्क माउंटेन के एल्डर भी नहीं जानते थे कि इस सब के पीछे उनका अपना लड़का सू मिंग है, जो अभी स्टैचू के अंदर खड़ा है। अब वापस चलते हैं सू मिंग के पास। स्टैचू के अंदर का नजारा ही बदल चुका था। सू मिंग के गले में लटका वो काला पत्थर चमक रहा था और उसकी रोशनी ने पूरे स्टैचू को भर दिया था। सू मिंग ने देखा कि जिस गॉड की वो पूजा करने आया था, वो स्टैचू डर के मारे कांप रहा है। इमेजिन करो, जिस गॉड को तुम पूजने जाओ, वो तुम्हें देखकर थरथर कांपने लगे। सू मिंग का दिमाग ब्लैंक हो गया। अचानक सू मिंग के दिमाग में एक बैरियर टूटा और उसे एक विजन दिखाई दिया। वो हवा में खड़ा था और नीचे जमीन पर लाखों लोग घुटनों के बल बैठे थे। नजारा ऐसा था कि जहां तक नजर जाए सिर्फ लोग ही लोग थे। सू मिंग बड़बड़ाया, ये मैं कहां आ गया? उसके चारों तरफ सैकड़ों बर्सर्कर गॉड स्टैचूज खड़े थे, जो जिंदा लग रहे थे। और पता है क्या, वो सारे स्टैचूज भी घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर पूजा कर रहे थे। और फिर सू मिंग ने ऊपर देखा। आसमान की सबसे ऊंचाई पर 2 लोग खड़े थे। वो इंसान नहीं, साक्षात गॉड लग रहे थे। उनकी परछाई इतनी भारी थी कि सू मिंग को लगा वो सिर्फ एक चींटी है। उनमें से एक, जिसके बाल बैंगनी पर्पल थे, उसने अपना हाथ हवा में लहराया। दिन अचानक रात में बदल गया। आसमान में तारे चमकने लगे और उस आदमी के एक इशारे पर वो सारे तारे टूटकर उसके पास आ गए और एक रिवर ऑफ स्टार्स बना दिया। उस बंदे ने उंगली दिखाई और वो तारों की नदी एक भयानक धमाके के साथ दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान उस एक आदमी के कंट्रोल में है।
तभी उस पर्पल हेड आदमी ने नीचे देखा। उसकी नजरें सीधे सू मिंग की आंखों से टकराई। धाम! सू मिंग को लगा किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। विजन टूट गया और वो वापस अंधेरे में उसी स्टैचू के अंदर आ गिरा। सांसें फूल रही थी, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सू मिंग सोच रहा था, क्या वो सब सपना था या इस स्टैचू की यादें थी? वो काला पत्थर अब भी उसके गले में था, हल्का गर्म लेकिन शांत। सू मिंग ने सोचा, चलो भाई, यहां से निकलना ही बेहतर है। वो जाने के लिए मुड़ा और रिस्पेक्ट देने के लिए उसने स्टैचू के सामने झुकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो झुका, क्रैक! स्टैचू के चेहरे पर दरार पड़ गई। सू मिंग थोड़ा और झुका, दरार और बड़ी हो गई। भाई साहब, मतलब साफ था, ये स्टैचू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि सू मिंग उसके सामने झुके। उसकी इतनी औकात ही नहीं थी कि वो सू मिंग की रिस्पेक्ट ले सके। और ठीक उसी वक्त सू मिंग के दिमाग में कुछ मंत्र गूंजने लगे। उसकी आंखें चमक उठीं। ये वही बर्सर्कर आर्ट्स की टेक्निक थी जिसके लिए लोग तरसते थे। सू मिंग को समझ आ गया, भले ही उसमें बर्सर्कर बॉडी नहीं है, पर यह पत्थर जो उसके गले में लटका है कोई मामूली चीज नहीं है। इसने उसे वो टेक्निक दिला दी जो बाकियों को नसीब नहीं होती। जब वो बाहर आया तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लोग अभी भी आसमान को देख रहे थे। एल्डर ने सू मिंग को बुलाया, इधर आओ। सू मिंग की हालत खराब। उसे लगा कि एल्डर को पता चल गया होगा कि तूफान और स्टैचू का टूटना उसी की वजह से हुआ है, पर उसने चुप रहना ही सही समझा। रिचुअल खत्म हुआ। 2 बच्चों में बर्सर्कर बॉडी पाई गई और उन्हें एल्डर अपने साथ ले गए। बाकी सब मायूस होकर चले गए, लेकिन सू मिंग, वो मायूस नहीं था। वो सीधा अपने घर भागा, दरवाजा बंद किया, लकड़ी से ब्लॉक किया ताकि कोई आ न सके, और फिर उसने वो पत्थर हाथ में लिया। ये चीज आखिर है क्या? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्टैचू भी इसके सामने कांप रहा था। सू मिंग की आंखों में एक अलग ही चमक थी। मेरे पास टैलेंट नहीं था, पर अब मेरे पास ये पत्थर है। अब गेम पलटेगा। रात हो गई। सू मिंग पत्थर को हाथ में लिए लिए सो गया, और अंधेरे में वो पत्थर एक बार फिर धीरे धीरे चमकने लगा। सू मिंग को नींद में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो बार बार ब्रदर ब्रदर पुकार रही थी। वो आवाज इतनी दर्दनाक और थकी हुई थी जैसे वो सदियों से सू मिंग का इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो आवाज गायब हुई, सू मिंग के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ और वो पसीने से लथपथ होकर जाग गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। पर पंगा ये था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन थी। बस वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। तभी सू मिंग की नजर उस काले पत्थर पर पड़ती है जो वो जंगल से लाया था। उसे लगा कि ये सपना जरूर इस पत्थर की वजह से आया है। सू मिंग ने सोचा कि शायद ये कोई ट्रेजर है जो खून से एक्टिवेट होगा। उसने अपनी उंगली काटी और खून पत्थर पर गिराया। रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। सू मिंग ने हार नहीं मानी। उसने पत्थर को दांत से काटा, पानी में डुबोया, तोड़ मरोड़ कर देख लिया, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। बेचारा पूरी रात परेशान रहा। सुबह होते होते सू मिंग को एक आइडिया आया। उसे याद आया कि जब उसने पत्थर को अपनी छाती से लगाया था तो उसे गर्मी महसूस हुई थी। बिना देर किए उसने उस पत्थर को एक धागे में बांधकर अपने गले में लटका लिया। और भाई साहब, जैसे ही वो पत्थर उसकी छाती से टच हुआ, एक अजीब सी वार्म एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में फैल गई। और तभी हुआ असली चमत्कार। बिना स्टैचू की पूजा किए सीधे उसके दिमाग में बर्सर्कर आर्ट्स की ट्रेनिंग मेथड्स डाउनलोड हो गई। इस दुनिया में बर्सर्कर ट्राइब के लोग एंशिएंट टाइम से पावर होल्ड करते थे, लेकिन अब उनका खून पतला हो चुका है। जिनके पास बर्सर्कर बॉडी होती है, सिर्फ वही स्टैचू से पावर्स ले सकते हैं। सू मिंग एक नॉर्मल इंसान था। टेक्निकली वो क्वालिफाई ही नहीं करता था, लेकिन इस पत्थर ने सिस्टम को हैक कर दिया था। उसे ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म का मेथड मिल चुका था, जिसके 11 लेवल्स होते हैं। बेसिकली उसे अपने अंदर सोए हुए बर्सर्कर ब्लड को जगाना, अवेकन करना था। सू मिंग ने फौरन ट्रेनिंग शुरू कर दी। बाहर गांव में लोग हंटिंग पर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन सू मिंग अपने कमरे में बंद होकर लाल चमकती हुई नसों के साथ मेडिटेट कर रहा था। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। लेवल 1 पर पहुंचने के लिए बॉडी में कम से कम 3 ब्लड वेन्स का चमकना जरूरी था। सू मिंग बहुत कोशिश कर रहा था, पर बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक धुंधली सी वेन दिखाई दे रही थी। उसे रियलाइज हुआ कि बिना बर्सर्कर बॉडी के ये रास्ता बहुत मुश्किल है। उसका सपना ट्रांसेंडेंस रियल्म तक जाने का था, जो कि एक लेजेंड लेवल है, लेकिन अभी तो लेवल 1 भी पहाड़ जैसा लग रहा था।
अगले 7 दिनों तक सू मिंग घर से बाहर ही नहीं निकला। यहां एक और अजीब चीज नोटिस की गई। ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल में ट्रेन करने वालों को बहुत भूख लगती है क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है, लेकिन सू मिंग को भूख ही नहीं लग रही थी। वो पत्थर उसे कांस्टेंट एनर्जी दे रहा था। इसी बीच उसका दोस्त ले चेन उससे मिलने आया। ले चेन एक प्रोडिजी था। वो पहले ही लेवल 4 पर था और 23 वेन्स एक्टिवेट कर चुका था। उसने सू मिंग को देखा और इमोशनल होकर बोला, भाई तू टेंशन मत ले, अगर तुझे कोई बुली करेगा तो मैं उसे देख लूंगा। ले चेन को लगा सू मिंग कमजोर है, लेकिन उसे क्या पता था कि यहां अंदर ही अंदर क्या गेम चल रहा है। करीब 15 दिन बीत गए। सू मिंग फाइनली जंगल की तरफ निकला और यहां पर ट्विस्ट देखने को मिला। जैसे ही वो जंगल में भागा, उसकी स्पीड देखकर वो खुद हैरान रह गया। वो पेड़ों पर ऐसे कूद रहा था जैसे कोई निंजा हो। भले ही उसकी कल्टीवेशन लेवल कम थी, लेकिन उसकी फिजिकल एजिलिटी नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी। उसने सीटी बजाकर अपने बंदर दोस्त शियाओ होंग को बुलाया। शियाओ होंग हमेशा सू मिंग को एटीट्यूड दिखाता था। आज भी वो फल खाते हुए आलस में आया। उसे लगा ये रोज की तरह इजी रेस होगी। सू मिंग ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं पहाड़ की चोटी पर पहले कौन पहुंचता है, और वो भागा। बंदर ने पहले तो मजाक में लिया, लेकिन जब उसने सू मिंग की रफ्तार देखी तो उसके हाथ से फल ही गिर गया। उसकी आंखों में शौक था कि भाई ये अचानक से फ्लैश कैसे बन गया। बंदर चीखते हुए अपनी पूरी जान लगाकर सू मिंग का पीछा करने लगा। सू मिंग जंगल में एक इंसानी तीर की तरह भाग रहा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक उसने ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म का पहला लेवल भी क्लियर नहीं किया है। फिर भी उसकी स्पीड और पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अपनी पावर टेस्ट करने के लिए सू मिंग हवा में कूदा और एक भारी भरकम ट्री पर मुक्का जड़ दिया। बूम! पेड़ पर मुक्के का निशान छप गया। हालांकि सू मिंग का हाथ सुन्न हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। तभी वहां वो बंदर शियाओ होंग आया। चिढ़ाते हुए आगे निकल गया जैसे कह रहा हो, बेटा अभी तुम बहुत धीमे हो। सू मिंग ने हार नहीं मानी और बंदर का पीछा करते हुए डार्क ड्रैगन माउंटेन की चोटी पर पहुंच गया। पहले जहां उसे घंटों लगते थे, आज वो बहुत जल्दी पहुंच गया था। मजे की बात यह थी कि बंदर वहां पहले से था, लेकिन वो पसीने से भीगा हुआ था। इसका मतलब साफ था, सू मिंग ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। सू मिंग ने डिसाइड किया कि वो अब घर वापस नहीं जाएगा जब तक वो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म का एक सेंट लेवल यानी 3 ब्लड वेन्स कंप्लीट नहीं कर लेता। वो यही पहाड़ पर कैंपिंग करेगा। उसने बंदर को फल लाने का काम दिया और खुद मेडिटेशन करने बैठ गया। शुरुआत अच्छी रही। उसकी बॉडी में जो पहली रेड वेन धुंधली थी, वो अब पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो चुकी थी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सू मिंग ने नोटिस किया कि दूसरी वेन बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में फ्यूल यानी खून की कमी है। बर्सर्कर आर्ट्स के लॉजिक के हिसाब से वेन्स को सॉलिड करने के लिए बॉडी में बहुत सारा एक्सेस ब्लड और एनर्जी चाहिए होती है, जो सिर्फ मेडिटेशन से नहीं मिलती। सू मिंग के पास रिसोर्सेज नहीं थे। उसे लगा उसकी गाड़ी यहीं अटक जाएगी। सू मिंग ने जंगल से कुछ हर्ब्स जमा किए और एक अजीब सा कड़वा जूस बनाकर पिया। टेस्ट एकदम बकवास था और इफेक्ट ना के बराबर। वो निराश होकर बैठा ही था कि तभी उसकी नजर अपनी बास्केट पर पड़ी। वहां एक छोटी सी बॉटल रखी थी, डार्क ड्रैगन सलाइवा। ये वही मेडिसिन थी जो ट्राइब का एल्डर उसे बचपन से पीने को देता आ रहा था। सू मिंग ने सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा, और पूरी बॉटल एक सांस में पी गया। जैसे ही वो मेडिसिन उसके अंदर गई, एक ठंडी लहर उसकी नसन्स में दौड़ गई। लेकिन यह सिर्फ उस एक बॉटल का असर नहीं था। सू मिंग को रियलाइज हुआ कि उसके शरीर में सालों से डार्क ड्रैगन सलाइवा की एनर्जी जमा थी। एल्डर उसे ये मेडिसिन सिर्फ बॉडी हेल्दी रखने के लिए नहीं दे रहे थे, बल्कि वो चुपचाप उसकी बॉडी को कल्टिवेट करने के लिए तैयार कर रहे थे। ये एल्डर का सू मिंग के लिए एक हिडन गिफ्ट था। उनकी उम्मीदें, उनका प्यार, सब उस पावर सर्ज में महसूस हो रहा था। सू मिंग की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बॉडी में एक धमाका महसूस हुआ। सालों की जमा एनर्जी एक साथ फट पड़ी। देखते ही देखते उसकी दूसरी ब्लड वेन बाहर आ गई। और बस इतना ही नहीं, तुरंत तीसरी वेन भी मैनिफेस्ट हो गई। सू मिंग ने ऑफिशियली ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म के एक सेंट लेवल को ब्रेक कर दिया था। उसकी पतली दुबली बॉडी अब ब्रॉड और मस्कुलर होने लगी थी। यहां तक कि चौथी वेन भी धुंधली धुंधली दिखने लगी थी। वो एक नॉर्मल इंसान से एक बर्सर्कर बनने की कगार पर था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जिस मोमेंट सू मिंग अपनी पावर एंजॉय कर रहा था,
अचानक उसकी छाती पर लटका हुआ वो काला पत्थर एक्टिवेट हो गया। उसमें से वही अंधा कर देने वाली तेज रोशनी निकली और इस रोशनी के साथ सू मिंग की बॉडी में कुछ बहुत ही अजीब बदलाव शुरू हो गए। जैसे ही वो काली रोशनी चमकी, सू मिंग की छाती से एक भयानक हीट वेव निकली और मेडिसिन की ठंडक के साथ मिक्स हो गई। जहां नॉर्मल लोग 3 ब्लड वेन्स पर अटक जाते हैं, सू मिंग की बॉडी में एक शेर जैसी दहाड़ गूंजी और चौथी ब्लड वेन मैनिफेस्ट हो गई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके साथ ही उसके कानों और नाक के छेद से काला काला चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। बेसिकली उसकी बॉडी से सारी इंप्योरिटीज बाहर निकल रही थी और बदबू इतनी गंदी थी कि पूछो मत। अगली सुबह जब वो बंदर शियाओ होम वापस आया तो उसने देखा कि सू मिंग काले कीचड़ में सना हुआ है। बंदर कंफ्यूज था। उसे लगा शायद सू मिंग पागल हो गया है। वो जैसे ही सू मिंग को छूने के लिए आगे बढ़ा, अचानक से वो स्टोन फिर से चमका। रोशनी इतनी तेज थी कि बंदर की आंखें चुंधिया गईं और अगले ही पल सू मिंग गायब। बेचारा बंदर वहां खड़ा होकर चीखता रह गया। उसे लगा उसका दोस्त हवा में उड़ गया। दूसरी तरफ सू मिंग ने जब आंखें खोली तो वो डार्क ड्रैगन माउंटेन पर नहीं था। वो एक अजीब सी जगह पर था जहां चारों तरफ सफेद धुंध थी और सामने एक बंजर पहाड़ था। मजे की बात यह थी कि उसकी छाती से वो मिस्टीरियस स्टोन गायब था। सू मिंग समझ गया कि ये नॉर्मल जगह नहीं है। वो सतर्क होकर उस पहाड़ की तरफ बढ़ा। वहां की वाइब बहुत ही एंशिएंट थी, जैसे कि वो हजारों साल पुराने एज ऑफ सैवेजेस में आ गया हो। पहाड़ पर अजीबोगरीब जानवरों और पौधों की ड्राइंग्स बनी हुई थी। तभी एक लाउड नॉइज के साथ पहाड़ के बीच में एक दरार खुल गई। सू मिंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो उस दरार के अंदर चला गया। अंदर गुफा की दीवारों पर और भी ड्राइंग्स थी, जहां लोग बड़े बड़े बर्तनों में हर्ब्स पका रहे थे। और फाइनली वो एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचा। इस दरवाजे पर 5 अलग अलग हर्ब्स की इमेजेस बनी थी और 15 छोटे छोटे होल्स थे। सू मिंग बचपन से हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसने तुरंत 3 हर्ब्स को पहचान लिया: आयरन कोर फ्लावर, जॉलीफ और नाइट ग्लिटर ब्रांच। लेकिन बाकी 2 उसके लिए नए थे। सू मिंग अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी दरवाजे की ड्राइंग्स चमकने लगी और एक अंधा कर देने वाली रोशनी सीधे उसके माथे में घुस गई। यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर था। सू मिंग के दिमाग में जबरदस्ती मेमोरीज डाली जाने लगी। उसने विजन में देखा कि कैसे एक आदमी हवा में फायर कंट्रोल कर रहा है और हर्ब्स को एक बैरन कॉर्डन में डालकर प्रोसेस कर रहा है। ट्राइब में लोग हर्ब्स का जूस पीते थे, लेकिन इस विजन में वो आदमी हर्ब्स को जलाकर सॉलिड मेडिसिनल पिल्स बना रहा था। यह कॉन्सेप्ट सू मिंग के लिए एकदम नया और रेवोल्यूशनरी था। विजन में बनी वो 3 हरी पिल्स देखकर सू मिंग के होश उड़ गए। उसे इमीडिएटली समझ आ गया कि ये क्वेंचिंग मेथड उसकी कल्टीवेशन स्पीड को 100 गुना बढ़ा सकता है। जैसे ही नॉलेज ट्रांसफर पूरा हुआ, सू मिंग को एक झटका लगा और वो वापस अपनी दुनिया में डार्क ड्रैगन माउंटेन पर टेलीपोर्ट हो गया। बंदर अभी भी वही था और सू मिंग को वापस देखकर खुशी से कूदने लगा। सू मिंग ने चेक किया, वो काला पत्थर वापस उसकी छाती पर था। सू मिंग समझ गया कि वो सपना नहीं था। उसे एक लेजेंडरी अल्केमी टेक्निक मिल चुकी थी, स्कैटरिंग डस्ट पिल बनाने की टेक्निक। उसने तुरंत जमीन पर उन 2 अनजान हर्ब्स की ड्राइंग बनाई और बंदर से पूछा। सरप्राइजिंगली बंदर ने हामी भरी कि उसने ये हर्ब्स देखी हैं। अब प्रॉब्लम बस एक थी, ट्राइब के बर्तन इस काम के लिए यूजलेस थे। उसे पिल बनाने के लिए एक प्रॉपर कॉल्ड्रन और अर्थ फायर चाहिए थी। सू मिंग की नजर दूर एक पहाड़ पर गई जहां से धुआं निकल रहा था। यह एक वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी था। डार्क ड्रैगन माउंटेन के 5 पहाड़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जिस पहाड़ पर सू मिंग अक्सर जाता था, वो डार्क माउंटेन ट्राइब के करीब था और वहां खतरा थोड़ा कम था। लेकिन अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ता तो शायद उसका सामना दूसरे कबीले के लोगों से हो सकता था। इसलिए सू मिंग ज्यादातर समय अपने इलाके में ही रहता था। लेकिन आज उसका इरादा कुछ और ही था। उसकी नजरें ब्लैक फ्लेम माउंटेन पर टिकी थी, जिसकी चोटी से हमेशा काला धुआं निकलता रहता था। कहा जाता है कि इस पहाड़ के अंदर बहुत भयानक आग छिपी हुई है। सदियों पहले यह जगह फायर बर्सर्कर ट्राइब का गढ़ हुआ करती थी और आज भी वहां जमीन से गर्मी की लहरें निकलती रहती थी। सू मिंग इस जगह से अनजान नहीं था। वो पहले भी यहां आ चुका था और कई बार ब्लैक माउंटेन ट्राइब के लोगों से उसका आमना सामना होते होते बचा था। अगर उसकी रफ्तार तेज नहीं होती तो वो कब का मारा गया होता। ब्लैक माउंटेन ट्राइब और सू मिंग के कबीले के बीच पुरानी दुश्मनी थी। भले ही कोई बड़ा युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन जंगल में शिकार के दौरान जब भी दोनों कबीलों के लोग टकराते तो खून बहना तय होता था।
थोड़ी देर सोचने के बाद सू मिंग की आंखों में चमक आ गई। उसके दिमाग में एक प्लान था। वो ब्लैक फ्लेम माउंटेन से नजरें हटाकर एक बड़े से पत्थर के पास गया। वहां उसने कुछ भारी पत्थर हटाए तो नीचे एक छिपा हुआ खजाना दिखाई दिया। ये एक धनुष था जो देखने में भले ही सादा लग रहा था, लेकिन उसकी बनावट बता रही थी कि वो काफी मजबूत है। पूरे कबीले में सिर्फ शिकारियों को धनुष रखने की इजाजत थी, इसलिए सू मिंग ने इसे खुद बनाया था और जंगल में ही छिपा कर रखा था। ये राज सिर्फ उसके दोस्त ले चेन को पता था। उसने धनुष के साथ 5 तीर भी निकाले, जिनके आगे के सिरे पत्थर के बने थे और बहुत नुकीले थे। सू मिंग ने अपनी तैयारी पूरी की और तभी उसने एक सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही वो छोटा बंदर शियाओ होंग वहां आ गया। सू मिंग ने जमीन पर कुछ हर्ब्स की ड्राइंग बनाकर उसे समझाई। बंदर तुरंत समझ गया और दांत दिखाते हुए एक लाल परछाई की तरह जंगल में भाग गया। सू मिंग भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही पलों में वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे और जंगल की गहराइयों में बढ़ रहे थे। जंगल के रास्तों को पहचानने में सू मिंग कभी भी शियाओ होंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। बंदर की मदद से शाम होते होते सू मिंग की टोकरी अलग अलग तरह की हर्ब से भर गई थी। वहां करीब 7-8 तरह के हर्ब्स थे जो ड्राइंग से मिलते जुलते थे। सू मिंग को पक्का नहीं पता था कि असली वाला कौन सा है, इसलिए उसने उससे मिलते जुलते सारे पौधे जमा कर लिए थे। सूरज डूबने वाला था और जंगल में अंधेरा छा रहा था। सू मिंग और शियाओ होंग अब ब्लैक फ्लेम माउंटेन के पास एक दलदल स्वम्प के किनारे खड़े थे। सू मिंग ने जमीन पर काली कीचड़ की तरफ इशारा किया। बंदर ने भी सिर हिलाया और डूबते सूरज की तरफ इशारा करके बताया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। सू मिंग वहीं उकड़ू होकर बैठ गया और उस कीचड़ वाले हिस्से को घूरने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। करीब आधे घंटे बाद जंगल में पूरी तरह अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे 100 कदम की दूरी के बाद सब कुछ काले साए में निगल लिया गया हो। जैसे ही रात का सन्नाटा गहरा हुआ, कीचड़ के अंदर से बुलबुले उठने लगे। तभी एक अजीब नजारा दिखा। कीचड़ के अंदर एक लाल रंग का पौधा ऐसे ऊपर आ रहा था जैसे वो तैर रहा हो। ये देखकर सू मिंग के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो लाल पौधा धीरे धीरे कीचड़ से बाहर आया और एक कली का रूप ले लिया। उसकी जड़ें अभी भी नीचे कीचड़ में ही थी। देखते ही देखते वो लाल कली खिली और एक खूल बन गई। उस खूल से एक अजीब सी खुशबू आई जिसे सूंघते ही सू मिंग को लगा जैसे उसका खून उबलने लगा है। उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिर गया है। तभी बंदर ने एक डरी हुई चीख निकाली। सू मिंग समझ गया कि वक्त बहुत कम है। बिना एक भी पल गवाए सू मिंग बिजली की रफ्तार से आगे लपका। उसके हाथ में पत्थर का बना एक तेज औजार था। उसने उस लाल फूल को उसकी जड़ से काटा और तुरंत अपनी टोकरी में डाल लिया। काम पूरा होते ही वो वहां रुका नहीं, बल्कि बंदर को लेकर वहां से तुरंत भाग निकला। जैसे ही सू मिंग वहां से हटा, कीचड़ के अंदर से एक बीस्ट की भयानक दहाड़ सुनाई दी। सारे लाल फूल डर के मारे वापस कीचड़ में समा गए। थोड़ी ही देर में वहां कीचड़ से ताजा खून बाहर आने लगा और हवा में खून की बदबू फैल गई। मतलब साफ था, अगर सू मिंग एक पल की भी देरी करता तो वो उस बीस्ट का शिकार बन जाता। रात के अंधेरे में सू मिंग और शियाओ होंग एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे थे। चांद की रोशनी में सू मिंग अपनी जमा की हुई चीजों को देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि अब वो स्कैटरिंग डस्ट बनाने के करीब था। उसकी नजर 2 लाल हर्ब पर पड़ी जो दिखने में लगभग एक जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक में 5 पत्तियां थी और दूसरे में 6। सू मिंग उलझन में पड़ गया। उसे नहीं पता था कि मेडिसिन बनाने के लिए इनमें से कौन सा सही है। जिस 6 पत्तियों वाले फूल को उसने कीचड़ से निकाला था, उसकी ताकत को याद करके उसे लगा कि अगर इसे कच्चा खा लिया तो शायद उसका शरीर ही फट जाएगा। उसने फैसला किया कि वो बाद में प्रयोग करेगा। अभी के लिए उसने एक फल खाया और पेड़ की डाल पर लेट गया। जंगल की ठंडी हवा और आसपास के बीस्ट्स की आवाजों के बीच उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। उसे लगा जैसे वो इस जंगल का ही एक हिस्सा बन गया है। पूरी रात दोनों ने उसी पेड़ पर गुजारी। अगली सुबह सूरज उगते ही दोनों ब्लैक फ्लेम माउंटेन की तरफ निकल पड़े। सुबह की धुंध अभी छाई हुई थी। सू मिंग बहुत सतर्क था। उसके हाथ में धनुष तैयार था। जैसे जैसे वो पहाड़ के करीब पहुंचे, गर्मी बढ़ती गई। सामने एक विशाल भूरा पहाड़ खड़ा था जिसकी चोटी से काला धुआं निकल रहा था। सू मिंग ने अपने पैरों में गर्मी से बचाने वाले हर्ब्स बांध रखे थे, इसलिए वो तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका था कि तभी बंदर ने एक चेतावनी भरी आवाज निकाली। सू मिंग का माथा ठनका और वो तुरंत पास की एक दरार क्रैक
में छिप गया। उसने फुर्ती से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और एकदम शांत होकर खड़ा हो गया। बंदर भी डरकर सू मिंग से चिपक गया। सू मिंग की सांसें थमी हुई थी और नजरें बिल्कुल ठंडी थी। अगर ब्लैक माउंटेन ट्राइब के किसी भी सदस्य ने उसे देख लिया तो लड़ाई होना तय था, और वो भी जानलेवा। तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। यार, ये कबीले वाले हमें इतनी सुबह सुबह पत्थर खोदने क्यों भेज देते हैं? आखिर इसका काम क्या है? एक आवाज आई। दूसरे ने जवाब दिया, शिकायत करना बंद कर। ये कबीले के मुखिया का आदेश है। वैसे तूने सुना, हमारे एल्डर अगले लेवल पर पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर सू मिंग के कान खड़े हो गए। दूसरा आदमी फिर बोला, हाँ, मैंने भी सुना है। एल्डर का बर्ताव आजकल बहुत अजीब और डरावना हो गया है। शायद ये पत्थर उन्हीं के लिए जमा किए जा रहे हैं। आवाजें धीरे धीरे दूर होती गई। जब सू मिंग को यकीन हो गया कि वो लोग जा चुके हैं, तब उसने राहत की सांस ली। सू मिंग वहीं खड़ा सोच रहा था, ब्लैक माउंटेन ट्राइब का एल्डर अगले लेवल पर जा रहा है। मुझे याद है कि वो पहले से ही ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म के 8वें लेवल पर था। अगर वो और ताकतवर हो गया तो हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने तय किया कि ये खबर उसे अपने कबीले के एल्डर को देनी होगी। वो वहां से निकलने ही वाला था कि बंदर ने उसकी शर्ट खींची। सू मिंग चौकन्ना होकर पलटा, लेकिन उसने देखा कि बंदर के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट थी। वो उसी दरार की तरफ इशारा कर रहा था जहां वो छिपे थे। वहां एक छोटा सा कुदरती छेद था जिसमें से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। सू मिंग की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पहाड़ पर ऊपर जाने का इरादा छोड़ दिया और उस छोटे छेद के पास गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो अंदर जा सकता है। उसने अपनी टोकरी उतारी और रेंगते हुए उस छेद के अंदर घुस गया। बंदर भी उसके पीछे पीछे आ गया। वो छेद इतना संकरा था कि अगर कोई बड़ा बरसरकर होता तो शायद अंदर नहीं जा पाता, लेकिन सू मिंग दुबला पतला था, इसलिए वो अंदर पहुंच गया। जैसे ही सू मिंग उस सुरंग के आखिर में पहुंचा, उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन हवा इतनी गर्म थी कि फेफड़े जल जाए। ये एक फायर केव थी। छत से नुकीले पत्थर लटक रहे थे जो इतने सूखे थे कि लग रहा था अभी गिर पड़ेंगे। जमीन पूरी तरह काली थी, लेकिन बीच बीच में लाल रंग की चट्टानें बह रही थी, जैसे जमीन के नीचे आग की नदियां हों। यहां की गर्मी बाहर से कई गुना ज्यादा थी। मतलब अगर कोई आम इंसान यहां आए तो उसका तो पापड़ बन जाए। तभी सू मिंग की नजर एक और चीज पर पड़ी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसके पास ही एक विशालकाय काले रंग का कंकाल लटक रहा था। यह कंकाल कोई 10-20 फुट का नहीं, बल्कि पूरे 80 से 90 फुट लंबा था। सू मिंग ने एक ही नजर में पहचान लिया कि यह किसी बहुत बड़े पाइथन का कंकाल है। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उस पाइथन के सिर पर एक हाथ के बराबर लंबा सिंग था जो पूरा काला था। सू मिंग ने आज तक इतना बड़ा पाइथन नहीं देखा था, लेकिन उसे अपने कबीले के बड़ों की बातें याद आ गई। डार्क ड्रैगन माउंटेन में एक खास तरह के खतरनाक बीस्ट रहते थे जिन्हें हॉर्न्ड पाइथन कहा जाता था। ये बहुत ही खूंखार होते थे और इनका सींग इतना कीमती होता था कि उसे कबीले को ट्रिब्यूट के तौर पर दिया जा सकता था। यहां तक कि डार्क माउंटेन ट्राइब में भी ऐसा एक सींग था जो कबीले के मुखिया की ताकत की निशानी माना जाता था। सू मिंग ने मन ही मन सोचा, क्या ये वही हॉर्न्ड पाइथन है? माहौल को परखने के लिए सू मिंग ने अपनी टोकरी से एक हर्ब निकाला और नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो हर्ब जमीन के पास पहुंचा, छन छन की आवाज आई और 15 मिनट के अंदर वो पूरा सूख कर काला पड़ गया। गर्मी का ये आलम देखकर सू मिंग समझ गया कि यहां खतरा बहुत है, लेकिन अगर वो लाल पत्थरों से बचकर रहे तो कुछ देर तक टिक सकता है। उधर शियाओ होंग की हालत खराब थी। उस बेचारे बंदर को इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका पसीना पानी की तरह बह रहा था। उसने साफ मना कर दिया कि वो अंदर नहीं जाएगा और वापस ऊपर भाग गया खेलने के लिए। सू मिंग ने उसे रोका नहीं। उसने अपनी टोकरी संभाली और गुफा में नीचे कूद गया। उसके पैरों के नीचे से जलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे लग रहा था कि यह रास्ता ब्लैक फ्लेम माउंटेन के अंदरूनी हिस्से से जुड़ा है और शायद यहां उसे अपनी क्वेंचिंग यानी मेडिसिन बनाने के लिए सही जगह मिल जाए। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक खाली जगह दिखी जहां जमीन पर कई सारे गहरे गड्ढे थे। यहां गर्मी और भी ज्यादा थी, मतलब पैरों के नीचे आग महसूस हो रही थी। सू मिंग अभी वहां कदम रखने ही वाला था कि अचानक उसे एक बहुत तेज खतरा महसूस हुआ। उसका दिल जोर से धड़का और वो तुरंत पीछे हट गया। और ठीक उसी पल उन गड्ढों में से एक से आग का एक भयंकर खंभा निकला। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी गुफा रोशन हो गई।
सू मिंग की आंखें फटी की फटी रह गई। अगर वो एक पल की भी देरी करता तो आज उसका काम तमाम था। उसने देखा कि आग थोड़ी देर बाद बुझ गई, लेकिन तभी दूसरे गड्ढे से लपटे बाहर आ गई। ये सिलसिला लगातार चल रहा था, कभी यहां आग, कभी वहां आग। सू मिंग की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यहां आग है, भले ही ये रुक रुक कर आ रही है, लेकिन ये काम आ सकती है। उसने तय कर लिया कि यही वो जगह होगी जहां वो अपना पहला क्वेंचिंग करेगा, यानी पिल बनाएगा। अब उसके पास आग थी, हर्ब्स थे, बस एक चीज की कमी थी, बैरन कॉल्ड्रन। उसके पास मेडिसिन पकाने वाला बर्तन नहीं था। लेकिन सू मिंग हार मानने वालों में से नहीं था। उसने आसपास पड़े पत्थरों को देखा जो सालों से इस आग को झेल रहे थे। उसने सोचा, मैं अपना कॉल्ड्रन खुद बनाऊंगा। उसने एक बड़ा सा पत्थर चुना और अपना औजार निकाला, लेकिन पत्थर काटने में बहुत मेहनत लग रही थी। तभी उसका ध्यान उस हॉर्न पाइथन के कंकाल पर गया, खासकर उसके सींग पर। सू मिंग वहां गया, कंकाल को हल्का सा छुआ और वो पूरा राख बन गया, लेकिन वो काला सींग बिल्कुल सही सलामत था। सू मिंग ने वो सींग उठाया और पास की दीवार पर चलाया। दीवार मक्खन की तरह कट गई। वाह, ये सींग तो कमाल का है, सू मिंग बड़बड़ाया। उसे समझ नहीं आया कि इतना ताकतवर जीव यहां कैसे मरा, लेकिन अभी उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उस सींग की मदद से सू मिंग ने कुछ ही घंटों में पत्थर को काटकर एक स्टोन स्टोव बना लिया जो बिल्कुल बैरन कॉल्ड्रन जैसा दिखता था। उसने एक ढक्कन भी बनाया ताकि गर्मी बाहर न निकले। अब बारी थी टेस्ट करने की। वो अपना पत्थर का कॉल्ड्रन लेकर उन आग उगलने वाले गड्ढों के पास गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही एक गड्ढे से आग निकली, उसने अपना कॉल्ड्रन उसके ऊपर रख दिया। सू मिंग की सांसें अटकी हुई थी। अगर ये पत्थर टूट गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार। कॉल्ड्रन लाल हो गया, उसमें से आवाजें आने लगी, दरारें भी पड़ी, लेकिन वो टूटा नहीं। सू मिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन एक दिक्कत थी। आग सिर्फ 2 घंटे के लिए निकलती थी, जो मेडिसिन बनाने के लिए काफी नहीं था। सू मिंग ने अपना दिमाग दौड़ाया। वो एक दिन तक वहां बैठकर उन गड्ढों के पैटर्न को समझता रहा। इस दौरान शियाओ होंग आया, कुछ फल रखकर चला गया, लेकिन अंदर नहीं आया। एक दिन बाद सू मिंग ने एक जुगाड़ लगाया। उसने हॉर्न पाइथन के सींग से जमीन खोदकर नालियां बनानी शुरू कर दी। उसने 6 अलग अलग नालियां बनाई जो अलग अलग गड्ढों को उस जगह से जोड़ती थी जहां उसने अपना कॉल्ड्रन रखा था। मतलब साफ था, जब भी किसी भी गड्ढे से आग निकलेगी, वो नाली के रास्ते उसके कॉल्ड्रन के नीचे पहुंच जाएगी। और ये आइडिया काम कर गया। अब उसके पास लगातार आग थी। सब कुछ तैयार करने के बाद सू मिंग ने खुद को शांत किया और अपनी यादों के हिसाब से पहली बार क्वेंचिंग शुरू की। वो अपने कबीले के लिए ताकतवर बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो ब्लड सॉलिडिफिकेशन के दूसरे लेवल पर पहुंचे। अभी उसके पास 4 ब्लड वेन्स थी। उसे 2 और चाहिए थी ताकि वो उन बर्सर्कर आर्ट्स का इस्तेमाल कर सके जो उसे मूर्ति से मिले थे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दिन बीतते गए, गुफा से सू मिंग के चिल्लाने और हताश होने की आवाजें आती रहीं। आधा महीना बीत गया। सू मिंग की आंखें लाल हो चुकी थी, बाल बिखर गए थे। उसने जितनी बार भी कोशिश की, हर बार फेल हुआ। मेडिसिन जल जाती या सही नहीं बनती। 1 महीना बीत गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सू मिंग टूटने की कगार पर था, लेकिन उसकी जिद उसे हारने नहीं दे रही थी। गुस्से में उसने टोकरी गुफा के बाहर फेंकी और चिल्लाया, मैं नहीं मानूंगा। शियाओ होंग और हर्ब्स लेकर आ। बंदर ने दांत दिखाए और दौड़ लगा दी। फिर से दिन बीतने लगे, फेलियर पर फेलियर। आधा महीना और निकल गया। आज सू मिंग अपने कॉल्ड्रन के सामने खड़ा था। हालत पागलों जैसी थी। उसके हाथ में 2 लाल रंग के हर्ब्स थे। एक में 6 पंखुड़ियां थी और दूसरे में 5। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा इस्तेमाल करे। वक्त कम था और फैसला अभी लेना था। उसने दांत भींचे और एक बड़ा रिस्क लेने का सोचा। क्या सू मिंग का ये आखिरी दाव उसे मनचाहा रिजल्ट दिला पाएगा या फिर कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? अब आगे क्या होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई तो हाइप करके लाइक का बटन दबा देना। साथ ही इसी तरह आगे के एपिसोड आते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ये होगा कि जैसे ही मैं इसके आगे के एपिसोड अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन को दबाकर तुम सीधे नए एपिसोड को देख पाओगे। ओके बाय।
whisper through a night that never ends. And in the echo I hear the heartbeat of a world I can't defend. Stones beneath my feet, yet the path feels far away. My soul drifts like a shadow, searching for a place to stay. A frozen land around me, but a fire burning in my chest, like the memory of a prophecy, refusing to rest. I walk the roads where no one ever turns, where truth isn't a sky, it's a wound that forever burns. And every silent gust asks me who I am and what I see. Between Q and silence I rise, though I break apart. Destiny keeps pulling me deeper into the dark. Stepping toward confirmation even as I hesitate, holding the scar of fate, imagining its weight. Between Q and silence I fall, yet I still stand. Truth's calling my name and I answer when I can. Threads of time unravel, memories scatter in the air. Ghosts of the past awaken with 1,000-yard stare. A barren wasteland where even footsteps freeze, yet I walk through storms no dreamer ever sees. A distant mark glimmers in the lonely sky, a forgotten symbol but somehow it calls me by. A voice deep inside whispers that I'm not just a cultivator but a witness, so I cannot stop, and this journey never finishes. Between Q and silence I rise, though I break apart. Destiny keeps pulling me deeper into the dark. Step into a confirmation even as I hesitate, holding the scar of fate, imagining its weight. Between Q and silence I fall, yet I still stand. Truth keeps calling my name and I answer when I can. Heavenly tribulation circles like walls in the night. Lightning touches the memories I'm too afraid to fight. I stand alone but sometimes solitude is key. This path taught me sacrifice shapes destiny. Spirits don't tell fate, turn to dust in the wind, but the road I'm walking will outlive everything I've been. Keep calling even if I break, I'll keep moving. For a moment I felt I would collapse and fall, but then my missing soul held me through it all. It whispered to remember why begin this fight. I looked to the heavens, they were just as lonely tonight. And they wrapped around me softly, saying that I carry an entire world inside me. Between a key and silence, every step becomes a threat. Whether I feel lost, the path remains mine to bear. Beyond confirmation, my secrets untouched by time. I'll face them all, even if my refuses to shine. Silence, I fracture, but I heal anew. I walk forward, breathing, knowing each moment's true. Truth keeps calling my name, and I will always answer. In losing myself on this endless road, I finally learned the weight of my own soul. And when I turn back to see where I've been, I don't see emptiness, I see a story burning within. Between Q and silence, I still walk.